हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो आपके इकोनॉमी के सिलेबस का कोर पार्ट है और जो हर आम आदमी की डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। टॉपिक है इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एंड आरबीआईज मॉनेटरी डायलेमा। दोस्तों, हर बार जब आप मार्केट जाते हैं, सब्जियां महंगी लगती हैं, दूध का दाम बढ़ जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट के बिल पहले से ज़्यादा आने लगता है, तो उसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है और वो है इन्फ्लेशन। रिसेंटली जून 2026 का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ है और नंबर्स हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% तक पहुंच गया है। अब पहली नज़र में आप कहेंगे सर 4.38% तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन इकॉनमी में सिर्फ नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उस नंबर के पीछे की स्टोरी इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन जून 2026 में 5.32% पर बना हुआ है और इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो आसानी से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ से आरबीआई की प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरफ गवर्नमेंट और इंडस्ट्री चाहते हैं कि इकॉनमी फास्ट ग्रो हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो और ग्रोथ एक्सेलरेट हो, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और आइडियली उसे 4% के आसपास मेंटेन करना। यानी एक तरफ ग्रोथ का एक्सेलरेटर है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का ब्रेक। और आरबीआई को दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं सेंट्रल बैंकिंग इज लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। अब इन्फ्लेशन की डिस्कशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आरबीआई का फ्रेमवर्क क्या है। इस फ्रेमवर्क को आप 3 पिलर्स के थ्रू याद रह सकते हैं। सबसे पहला पिलर है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज़ नहीं करता। आरबीआई प्राइमरली सीपीआई को मॉनिटर करता है, क्योंकि सीपीआई डायरेक्टली आम आदमी के कंजम्पशन या और उसके कंजम्पशन बास्केट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें फूड, फ्यूल, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट सब इंक्लूड होते हैं। यानी जो एवरेज इंडियन कंज्यूमर खरीदता है उसकी प्राइस मूवमेंट सीपीआई में कैप्चर होती है। अब आता है दूसरा पिलर, इन्फ्लेशन टारगेट। इंडिया में आरबीआई को एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है और वो है 4% इन्फ्लेशन। लेकिन एग्जैक्ट 4% मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए एक टॉलरेंस बैंड दिया गया है 4 ± 2। मतलब इन्फ्लेशन 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन लगातार 3 क्वार्टर तक 6% से ऊपर रहती है तो आरबीआई को ऑफिशियली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि टारगेट मिस क्यों हुआ। यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना कोई ऑप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है। अब तीसरा पिलर आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। एमपीसी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और हर 2 महीने में मीटिंग होती है, जहां डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट बढ़ानी है या कम करनी है। अब रेपो रेट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सबकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग कम बोरो करते हैं, डिमांड स्लो होती है और इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कंट्रोल होने लगती है। लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दे तो लोन सस्ते हो जाते हैं, बोरोइंग बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। यानी रेपो रेट आरबीआई का सबसे पावरफुल मॉनेटरी पॉलिसी वेपन है।
अब सवाल आता है कि वाई इज आरबीआई स्टक। अब तक सब कुछ सिंपल लग रहा है, इन्फ्लेशन बढ़े रेट बढ़ाओ, इन्फ्लेशन कम हो रेट घटा दो, लेकिन रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इतनी सिंपल नहीं होती और यहीं से आरबीआई की एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, डिमांड साइड इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन तब होती है जब इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, परचेजिंग पावर स्ट्रांग होती है और बिजनेस प्राइस बढ़ा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि डिमांड नेचुरली कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जून 2026 की प्रॉब्लम कुछ और है। करंट इन्फ्लेशन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन मोस्टली सप्लाई साइड इशू होता है। यानी प्रॉब्लम डिमांड में नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई में है। मान लीजिए मॉनसून वीक हो गया, या फिर रेनफॉल इरेटिक हो गई, या फिर वेजिटेबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब सवाल है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा भी दे तो क्या लोग सब्जी खरीदना बंद कर देंगे? क्या लोग चावल खाना बंद कर देंगे? क्या लोग दूध पीना बंद कर देंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फूड डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है। फूड एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं। और यहीं आरबीआई का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। अगर रेट बढ़ाता है आरबीआई तो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्लो हो सकती हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन फिर भी इमीडिएटली कंट्रोल नहीं होगी। और अगर रेट कट करता है तो इकॉनमी में डिमांड और बढ़ सकती है, जिससे ब्रॉडर इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट हो सकता है। यानी आरबीआई एक क्लासिकल पॉलिसी ट्रैप में फंस जाता है। अब सवाल आता है कि व्हाई इज इन्फ्लेशन राइजिंग। तो सबसे पहले करंट इन्फ्लेशन के मेजर रीजंस को समझते हैं। जून 2026 की इन्फ्लेशन किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं बढ़ी है, इसके पीछे मल्टीपल स्ट्रक्चरल रीजंस का कॉम्बिनेशन है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला रीज़न है फूड इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फूड इन्फ्लेशन लगभग 5.32% पर बना हुआ है। अब सवाल है, फूड इन्फ्लेशन इतना स्टबर्न क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। अगर रेनफॉल नॉर्मल ना हो या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट्स और सीरियल्स की सप्लाई अफेक्ट होती है। सप्लाई कम, डिमांड वही, तो प्राइसेस नेचुरली बढ़ जाती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट फूड इन्फ्लेशन को सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसी वजह से आरबीआई के पास इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्यूल प्राइसेस। आज दुनिया कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है। अगर वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं या क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है। फ्यूल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट बढ़ेगी, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, मेडिसिन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डेली यूज़ के कंज्यूमर गुड्स हो। यानी एनर्जी प्राइसेस इकॉनमी के ऑलमोस्ट हर सेक्टर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब तीसरा फैक्टर आता है कोर इन्फ्लेशन। एग्जाम में ये टर्म बहुत बार पूछी गई है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है फूड और फ्यूल को हटाकर बाकी गुड्स और सर्विसेज की इन्फ्लेशन। रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पर्सनल केयर, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में अगर प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड इकॉनमी में अभी भी बनी हुई है। और इसी वजह से आरबीआई सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को देखकर डिसीजन नहीं ले सकता, उसे कोर इन्फ्लेशन भी मॉनिटर करनी पड़ती है। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन समझते हैं। जून 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन लगभग 4.7% थी, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन लगभग 3.9% है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये इंडिकेट करता है कि रूरल सप्लाई चेन्स अभी भी रिलेटिवली वीक हैं। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर
और मार्केट कनेक्टिविटी अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में वीकर है। इसीलिए एग्रीकल्चरल प्राइस शॉक्स का इम्पैक्ट विलेजेस में और ज़्यादा देखने को मिलता है। अब सवाल है, इन्फ्लेशन बढ़ने से एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है परचेजिंग पावर। अगर आपकी सैलरी हर साल 5% से बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 5% के आसपास है, तो रियल इनकम प्रैक्टिकली इंक्रीज ही नहीं हुई। यानी आप उतनी ही चीज़ें खरीद पा रहे हैं जितनी पहले खरीदते थे। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन साइलेंटली इनकम को रिड्यूस करती है, और आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगी थाली। दूसरा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई रखता है, तो कंपनीज के लिए लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाता है। रिजल्ट, फैक्ट्रीज एक्सपेंड करने में हेजिटेट होती हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स स्लो पड़ जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट स्लो होता है तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इम्पैक्ट होती है। यानी इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइसेस का इशू नहीं है, ग्रोथ का भी इशू है। अब आता है तीसरा इम्पैक्ट, सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी। अगर लोगों को लगने लगे कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। बिजनेस पहले ही प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे, वर्कर हायर सैलरी डिमांड करेंगे, और इन्फ्लेशन और ज़्यादा परसिस्टेंट बन जाती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करते, वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आरबीआई अकेला इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है? आंसर है नहीं, और यही आपका कोर टेक अवे है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का सब्जेक्ट नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका पहला सॉल्यूशन है बेटर सप्लाई मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्मूथली मार्केट तक पहुंच सके, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, मॉडर्न वेयर हाउसेज बनाए जाएं, फूड प्रोसेसिंग स्ट्रेंथन हो, और सप्लाई चेन एफिशिएंट बनाई जाए। क्योंकि जब सप्लाई स्टेबल होगी तब प्राइसेस नेचुरली स्टेबल रहेंगे। दूसरा सॉल्यूशन आता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज फूड इन्फ्लेशन का परमानेंट रिस्क बन चुका है, इसलिए इंडिया को ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स, माइक्रो इरिगेशन, क्लाइमेट स्मार्ट फाइनेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। फ्यूचर की एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट होनी चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन आता है मैनेजिंग ग्लोबल रिस्क। इंडिया को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रेंथन करने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करना होगा, और इम्पोर्टेड क्रूड पर एक्सेसिव डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस करनी होगी। एनर्जी सिक्योरिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फाइनली आरबीआई को अपने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को इंटेलिजेंटली यूज़ करना होगा। हर शॉर्ट टर्म फूड प्राइस स्पाइक पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी टेम्परेरी सप्लाई शॉक्स को टॉलरेट करना भी सेंसिबल पॉलिसी होती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम टेम्परेरी है तो एग्रेसिव मॉनिटरी टाइटनिंग ग्रोथ को अननेसेसरी डैमेज पहुंचा सकती है। यही बैलेंस एक सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक की पहचान होती है। कंक्लूजन की बात करें तो आज की डिस्कशन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का गेम नहीं है। अगर इन्फ्लेशन का रीज़न फूड सप्लाई, क्लाइमेट चेंज या लॉजिस्टिक्स चैलेंज है, तो आरबीआई के पास लिमिटेड टूल होते हैं। इसलिए इंडिया को मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक तरफ आरबीआई को इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर करनी होगी ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, स्टोरेज, कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी होगी। जब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगी, तभी इन्फ्लेशन सस्टेनेबली कंट्रोल होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। थैंक यू।